स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग, और निर्माण उद्योग के अंतर्गत आज हम इसी अध्याय के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय यानी निर्माण उद्योग के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? तो इसका आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? भिलाई इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र कब और किस के सहयोग से बना? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? तो ये है 1964 में बना और इसमें सहयोग किया था रूस ने। अगला क्वेश्चन है, किस इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई? तो ये है कौन सा इस्पात? बोकारो इस्पात संयंत्र। भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ लगी? तो पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में लगी। अगला क्वेश्चन, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी को जल प्रदान करने वाली दो नदियों के नाम? तो ये जो उद्योग लगाया गया है बच्चों, टाटा लोहा इस्पात इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को जल कौन सी दो नदियाँ प्रदान करती हैं? यह है स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट कर्नाटक में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना और इसे नोट्स बना के लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलम इस्पात संयंत्र कब लागू किया गया? तो ये सेलम इस्पात संयंत्र 1982 में। भारत में किस राज्य में सूती मिलों की संख्या सबसे अधिक है? कॉटन मिल सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सूती मिलों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? कोयम्बटूर आंसर है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास कब शुरू हुआ? आधुनिक आधार पर यह शुरू हुआ था 1903 में। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में रिसरा, और यह है पश्चिम बंगाल में हुई। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना 1961 में मुंबई में हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन है, और इसका मुख्य काम क्या है, क्या वर्क है इसका? तो इसका काम है पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करना। ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसमें कैसे काम करना है और क्या ट्रेनिंग है, इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन, 1869 में सुएज नहर के निर्माण में भारत के किस पत्तन को प्रोत्साहन मिला? तो इसके लिए मुंबई पत्तन को प्रोत्साहन मिला। जलयान निर्माण उद्योग कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जलयान निर्माण उद्योग 1941 में विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ। ये थे वेरी शॉर्ट। और अब हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, और इनका आंसर कैसे देना है, कितने शब्दों में देना है, यह आप बहुत ध्यान से देखिए। आपको इसी तरह से तैयारी करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रेडी होना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इस नीति के 4 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो नई उद्योग नीति की घोषणा 1991 में की गई, और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य पुरानी औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करना। ये जो पुरानी कमियां थी उद्योगों से संबंधित, इनको दूर करके
इनसे नई नीतियों को लागू करना विकास की। उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना, यह नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य थे। और अगला क्वेश्चन है, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? लोहा इस्पात उद्योग बच्चों, ये जो आयरन इंडस्ट्री है, यह किसी भी देश के उद्योगों को एक आधार प्रदान करती है। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए देखते हैं कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। यह उद्योग कई उद्योगों को आधारभूत सामान प्रदान करता है, यानी कच्चे माल की उपलब्ध कराता है, और यह आधुनिक मशीनों, परिवहन तथा यंत्रों का आधार है। इसलिए इसे उद्योग की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? अर्थात ये लोहा इस्पात उद्योग अन्य इससे संबंधित जो उद्योग हैं उसको क्या करता है, एक आधारशिला प्रदान करता है, कच्चे माल को उपलब्ध कराता है, और इसके अलावा आधुनिक मशीनें, परिवहन यंत्रों का आधार है। और यही कारण है कि इसको आधारशिला कहते हैं अन्य उद्योगों के संबंधित। तो अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए। तो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? तो 2 सेक्टर है, हथकरघा सेक्टर और विद्युत करघा सेक्टर। अर्थात जो हाथ से बनाए जाते हैं वो सेक्टर, और जो बिजली से बनाए जाते हैं वह सेक्टर। तो इसमें दोनों के बारे में हमें देखना है। स्थानिक श्रम तथा कच्चे माल पर निर्भर करता है हथकरघा सेक्टर, तथा इसका उत्पादन भी सीमित है। दूसरा है विद्युत हथकरघा सेक्टर। इसमें सेक्टर में कपड़ा मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है, और यह सेक्टर देश के कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पादित करता है। जाहिर सी बात है, हथकरघा का मतलब हाथ से बने हुए उत्पादन, और विद्युत करघा में मशीनों के सहायता से उत्पादित किया जाता है, और इसमें कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को किन भौगोलिक परिस्थितियों ने विकसित किया है? 3 बिंदुओं में वर्णन करें। अब देखिए 3 बिंदु आपको मात्र दिखाना है, और पूछा गया है कि जो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, हमारे देश में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश है, आपको इस अध्याय के विस्तृत अध्ययन जो आपको कराया गया उसमें बताया गया है। तो आपको सिर्फ छोटा नागपुर में ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिससे इस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है, आपको सिर्फ 3 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। तो पहला बिंदु है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस प्रदेश में कोयला, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों की पर्याप्त मात्रा पास पाए जाने के कारण भारी उद्योगों को लगाने की सुविधा है। ठीक है बच्चों, पहला तो कारण ये हो गया। यहाँ पर जो अन्य इससे संबंधित सामान है, लौह अयस्क है और अन्य खनिज है, ये सब इसी के आसपास ही पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको यहाँ पर सुविधा प्राप्त हुई है। और दूसरा कारण है, जल एवं विद्युत शक्ति की प्राप्ति दामोदर घाटी परियोजना से प्राप्त हो जाती है, और सस्ते श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से सुलभ हो जाते हैं। इसके अलावा भारी इंजीनियरिंग, लौह इस्पात संयंत्र और उर्वरक, सीमेंट, कागज़, रेल इंजन, भारी विद्युत उद्योग, मशीन, औजार आदि इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग है। रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, आसनसोल, बोकारो और डालमिया नगर महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? बच्चों, चीनी उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित का तात्पर्य इसका कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो कृषि में आप देखिए चीनी किससे बनती है? गन्ने से। गन्ना क्या है? प्राथमिक उत्पाद है। तो यह एक क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। और पूछा यह गया है कि यह एक मौसमी उद्योग क्यों है? इसका कारण आइए जानते हैं। इसका खेत के कटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाना या रस निकालना तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। शुष्क ऋतु में गन्ने को खेत में नहीं रखा जा सकता, सूखने पर चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसे काट कर फौरन मिलों तक भेजा जाना जरूरी है। मिलें केवल उस मौसम में कार्य करती हैं जब उसे काटा जाता है, और मौसम समाप्त होने पर यह उद्योग बंद हो जाता है।
और यह पिराई कम हो जाती है। इस प्रकार से यह क्या है, मौसम पर आधारित उद्योग है, अर्थात जब गन्ने का उत्पादन होता है तभी यह चीनी उद्योग कार्यान्वित होता है, अदरवाइज नहीं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मौसम आधारित उद्योग। अगला है विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण उद्योग क्या है, बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है। विनिर्माण का तात्पर्य देखिए, कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदलकर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। कच्चा माल, अब कच्चा माल जो उद्योग है वो भी विभिन्न प्रकार के आपको बताए गए हैं, वह चाहे बच्चों कृषि आधारित उद्योग हो या अन्य कोई आधारित उद्योग हो, तो सभी जो माल उनको प्राप्त होते हैं उस माल को मशीनों की सहायता से उनको और अधिक गुणवत्ता परक बनाकर और उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, निर्माण उद्योग। इसमें वस्तु का रूप तो बदल दिया जाता है, साथ ही अधिक उपयोगी भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चों गेहूँ है, तो गेहूँ क्या है, प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद है। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि गेहूँ से बिस्किट भी बनता है, तो क्या है, गेहूँ की क्वालिटी और अधिक बढ़ जाएगी, बिस्किट का रेट ज़्यादा हो जाएगा और हमें और अधिक क्या कहते हैं, आपको पता है टेस्टी भी होगा, यमे भी होगा, उसका क्वालिटी भी बढ़िया होगी, रूप भी बदल जाएगा। तो आपको यह जो निर्माण प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। और निर्माण द्वारा उस पदार्थ की मूल्य वृद्धि भी हो जाएगी। गेहूँ मान लीजिए 7 रुपये किलो है, बस उससे बना हुआ बिस्किट आपको 10 रुपये का पैकेट मिलता है, तो ये क्या है, उससे मूल्य की वृद्धि भी हो गई। कपास से धागा व कपड़ा बनाने से कपास के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। कॉटन किससे बनता है, कपास से बनता है। तो कपास प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त होने के बाद जब उसे कॉटन वस्त्र बनाए जाते हैं तो वह अधिक कीमती और मूल्यपरक हो जाते हैं। तो यह क्या है, निर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। और आशा है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारी उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। भारी उद्योग क्या है, खनिज पदार्थों का उपयोग करने वाले आधारभूत उद्योगों को भारी उद्योग कहते हैं। खनिज पदार्थ जो होते हैं इनके उपयोग से जो बनने वाले उद्योग हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, भारी उद्योग। इन उद्योगों में लगने वाला कच्चा माल भी भारी होता है तथा उत्पाद भी, अर्थात जो रॉ मटेरियल है वह भी भारी होगा और बनने के बाद जो नई वस्तु उत्पादित होगी वह भी भारी होगी। ये उद्योग किसी भी देश के औद्योगिकरण की आधारशिला हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, इंजीनियरिंग सामान बनाने के भारी उद्योग में गिने जाते हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति में किए गए 6 उपायों का वर्णन करें। जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई 1991 में, इसके 6 उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला उपाय है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन करना। दूसरा था विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार की सुलभता, खुला बाजार और औद्योगिक अवस्थित कार्यक्रम का उदारीकरण। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति प्रभाव क्या है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है बच्चों, तो यह आप सभी परिचित हैं, बिना इसकी जो क्रांति है कोई भी काम, कोई भी प्रगति करना मुश्किल है। तो आइए इसको सिस्टमैटिक ढंग से समझते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति क्या है। यानी इसके क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर इसका असर पड़ा। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग को उद्यम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन या विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन,
ये किस प्रकार से आपको करने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने शब्दों में आपको करना है, ये आपको बताया जा रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक केंद्रों में क्षेत्रों में क्यों संकेंद्रित है, किन्हीं 5 कारणों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो चीनी मिलें हैं वे गन्ना जहां उत्पादित होता है वहीं पर क्यों लगाई जाती हैं, इनके 5 कारण आपको बताने हैं। तो पहला कारण दिया गया है, चीनी मिलों के लिए कच्चा माल गन्ना भार ह्रास वाली फसल है, अतः इसकी कटाई पिराई लगभग साथ साथ होनी चाहिए। अधिक देर होने पर गन्ने का रस सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। ये बहुत साधारण और सिंपल सरल शब्द हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण है, गन्ने को खेतों से अधिक दूर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें परिवहन लागत अधिक लगती है। यानी परिवहन लागत से बचने के लिए जहाँ पर चीनी मिलें हैं वहीं पर, जहाँ पर गन्ने के उत्पादन होता है वहीं पर चीनी मिलों की स्थापना की जाती है। अगला जो बिंदु है इसमें, गन्ने को अधिक समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता क्योंकि गन्ने का रस समय के साथ सूख जाता है। और अगला बिंदु है, भारत में अधिकतर चीनी मिलें सहकार क्षेत्र में है जिसमें किसानों की भागीदारी है, अतः चीनी मिलें किसानों को गन्ना उत्पादन के निकट खेतों के निकट होती है। गन्ना उत्पादन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहां प्रचुर मात्रा में सस्ता एवं कुशल श्रम चीनी मिलों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये इतने बिंदु थे जहाँ पर जिनको आपको बताया गया कि चीनी मिलें वहीं पर स्थापित की जाती हैं जहाँ पर गन्ना उत्पादित होता है, क्योंकि गन्ने को अधिक देर तक अगर हम काट कर रख दिया जाएगा तो उसका रस सूखने लगता है और उसके अंदर का जो रस है, जो गुड़ बनने की प्रक्रिया होती है, वह नहीं हो पाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी प्रदेश के उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक स्पष्ट कीजिए। बहुत निर्माण उद्योग से संबंधित ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा क्या गया, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। पूछा गया है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित, अर्थात हम कोई भी उद्योग जब स्थापित करते हैं तो वहाँ पर ऐसे कौन से 5 कारक हैं जो उसे प्रभावित करेंगे, या हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा लगाया गया उद्योग प्रगति कर सके, अग्रसर हो सके और जिस उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है उसमें हम सफल हो सके। तो पहला कारण क्या है, पहला बिंदु है वह कच्चे माल की उपलब्धता। हम उद्योग लगाएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे जिस वस्तु का हम इंडस्ट्री, जिस वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए हम उद्योग को लगाने जा रहे हैं उसके लिए कच्चे माल की क्या उपलब्धता है। तो इसके लिए सामान्यतः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। दूसरा है शक्ति के साधन। किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी शक्ति की आपूर्ति निश्चित कर ली जाती है, अर्थात जो मशीनें हैं उसमें लगाई जाएंगी उनके लिए ऊर्जा का साधन भी आवश्यक है जिनकी सहायता से उन्हें हम चालित करेंगे। एल्युमिनियम उद्योग शक्ति के साधन के नज़दीक लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें बिजली का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और तीसरा कारक हम क्या देखेंगे, परिवहन। कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते एवं कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। मान लीजिए हमने उद्योग लगा लिया और इसमें से कोई जो वस्तु हम उत्पादित करना चाहते थे उसको उत्पादित कर लिया, लेकिन यदि हमारे पास परिवहन के साधन अच्छे हैं तो मार्केट तक इस वस्तु को ले जाने में हमें सुविधा होगी और आसानी से हम उसे वहाँ तक पहुँचा सकेंगे, सप्लाई कर सकेंगे। तो ये है परिवहन की स्थिति। और अगला जो बिंदु वह है बाजार। उद्योगों द्वारा उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल की खपत के बाजार पर निर्भर करता है। बाजार की निकटता से उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, अर्थात मार्केट भी पास होना चाहिए जिससे उसकी सप्लाई आसानी से उस क्षेत्र तक की जा सके। और अगला बिंदु है श्रम।
श्रम क्या है बच्चों? उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लेबर है वह कैसे होने चाहिए? सस्ते होने चाहिए और कुशल होने चाहिए, यानी वह हमें आसानी से सुलभ हो सके और कैसे होने चाहिए? प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान ही है, इन्हें विशेष दक्षता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के नाम बताओ तथा वे किन किन देशों के सहयोग से स्थापित हुए हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र को कौन सी 3 सुविधाएं प्राप्त हैं? तो आज़ादी के बाद जो पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के जो इस्पात संयंत्र है कौन कौन से हैं आपको ये बताने हैं। तो पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र, और इसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। और अब इसी क्वेश्चन का अगला बिंदु है, देखिए पूछा गया इस बोकारो इस्पात संयंत्र को कौन सी 3 सुविधाएं प्राप्त हैं, ठीक है ना। तो हमें बोकारो इस्पात संयंत्र के 3 सुविधाएं ज्ञात करनी है। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई है। बोकारो तथा राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला से लौ अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए ले जाए जाते हैं। बोकारो संयंत्र दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करता है। दामोदर बोकारो नदियों से जल तथा कोलकाता से पत्तन सुविधाएं मिलती हैं। यह संयंत्र क्योंझर से लौ अयस्क, झरिया से कोयला और पलामू से चूना पत्थर प्राप्त करता है। और अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में ही, गुजरात औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 5 विशेषताएं आपको बतानी है गुजरात औद्योगिक प्रदेश की। तो पहली विशेषता है यह प्रदेश अहमदाबाद एवं बड़ोदरा के बीच स्थित है। यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड़ और सूरत तक तथा पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इसकी लोकेशन आपको बता दी गई। और दूसरी इसकी विशेषता है यह प्रदेश देश की सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त पेट्रो रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, चीनी उद्योग तथा दवाई उद्योग के प्रमुख उद्योग हैं। तीसरी विशेषता इस प्रदेश को कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिलता है। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, सूरत, वलसाड़ तथा जामनगर हैं। और अगला क्वेश्चन है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की 5 विशेषताएं। मुंबई और पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है इसकी 5 विशेषताएं। पहली है यह प्रदेश मुंबई, ठाणे से पुणे तथा नासिक और शोलापुर जिलों के समीपवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है। दूसरा है इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इस प्रदेश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ है। अर्थात मुंबई में जो हाई पेट्रोलियम और नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा की जो स्थापना हुई इसकी सहायता से इस औद्योगिक प्रदेश का और अधिक विकास हुआ है। और इसके अलावा यहाँ अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, सॉफ्टवेयर इत्यादि उद्योगों का विकास हुआ है। और इसके अलावा अंतिम इसकी विशेषता 5 ही पूछेगी, आपको सिर्फ 5 ही लिखनी है। इस प्रदेश में मुंबई, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, नासिक, मनमाड़, शोलापुर, कोल्हापुर, सतारा तथा सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। और अब अगला क्वेश्चन है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्या है। भाई आप सभी सूती वस्त्र का प्रयोग तो करते ही हैं, अब आपको ये पता लगाना है
कि सूती वस्त्र जो इंडस्ट्री है जहाँ पर ये वस्त्र बनते हैं उस उद्योग की समस्या क्या क्या है, इन्हें भी आपको जानना ज़रूरी है। तो पहली समस्या है, देश में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन कम है, अतः इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। दूसरी समस्या, सूती कपड़ा मिलों की मशीनरी पुरानी है जिससे उत्पादकता कम और लागत अधिक है। बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मशीनरी उद्योगों में लगाई गई है वह कैसी है, पुरानी है, जिससे जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या है, प्रभाव पड़ रहा है कि लागत अधिक और उत्पादन कम हो रहा है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी है, मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए स्वचालित मशीनें लगाना आवश्यक है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी भी अधिक होनी चाहिए जिससे कि उनका इस उद्योग के आधुनिकीकरण किया जा सके। देश में हथकरघा उद्योग में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। और पांचवी समस्या है, विदेशों में भी चीन व जापान के तैयार वस्त्रों से अधिक स्पर्धा है, यह कंपटीशन मार्केट। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, विनिर्माण की परिभाषा दीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का 3 वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं कि ये 2013 बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, देखिए इसमें कितने पार्ट हैं। सबसे पहले पूछा गया विनिर्माण की परिभाषा आपको बताना है, फिर आकार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करना है, फिर प्रत्येक वर्ग की एक एक विशेषता स्पष्ट करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि बोर्ड में क्वेश्चन में जितना पूछा गया है और आपको सिर्फ उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं विनिर्माण उद्योग क्या है। विनिर्माण यह एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय व दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण, यह है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। उनकी विशेषताएं, कुटीर उद्योग की जो विशेषताएं हैं, यह निर्माण की छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। और छोटे पैमाने के उद्योग क्या हैं? इसमें उत्पादन घर से बाहर कारखानों में किया जाता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अर्ध कुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और अंत में है बड़े पैमाने के उद्योग। इसके लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 8 निर्माण उद्योग। और आशा है कि आपने इसके सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपने इसको समझ लिया होगा और समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो एक बार कोई बात नहीं, आप वीडियो को 2 बार 3 बार फिर से देख लें। और कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है, समझने में कुछ नहीं आ रहा, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो बच्चों आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस लेसन या और भी आपके स्टडी संबंधित जो मटेरियल बनाए जाते हैं, जो वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।